हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस में जो जीव विज्ञान का पोर्शन है पहले उसको पढ़ेंगे। जिसमें पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम ये क्या होता है? मतलब लाइफ प्रोसेस। इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैव मतलब जीवित, जो सजीव होते हैं। सजीवों में होने वाली प्रक्रियाएं क्या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इसमें ये एनसीईआरटी बुक है। इस बुक में पूरा ये पहले हम इसको पढ़ लेंगे। हम जैव मतलब सजीव जो होते हैं, तथा अजैव किसको बोलते हैं? जो निर्जीव होते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं। इसमें कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली करते तथा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसे हम बाहर देखते हैं तो क्या है, कुत्ते दौड़ रहे होते हैं, गाय क्या है अपना मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती रहती हैं, और गली में कोई भी एक इंसान है वो क्या है जोर जोर से चिल्ला रहा। तो इससे हम समझते हैं कि ये सजीव है, ये जिंदा है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? इसमें ये पूछा गया है कि जब अगर कुत्ता या गाय या इंसान ये सो रहे होते हैं, मतलब चले ना बोले ना, सो रहे होते हैं, तो क्या हम इसको सजीव सोच सकते हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। तब क्या है, हम उनको देखते हैं कि उनकी सांसें चल रही हैं, तब हम क्या जानेंगे कि वो सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? ऐसे ही क्या है, जैसे अभी तो हम लोगों ने जंतुओं के बारे में जाना, लेकिन हम पौधों को कैसे बताएंगे कि ये जीवित हैं? ये ना ही चलते हैं, ना ही हम इनको सांस लेते हुए देख सकते हैं, ना ही कोई इनको क्रिया करते हुए देखते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? जैसे हम पौधों में देखते हैं कि कुछ ज़्यादातर पौधे तो क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो इस हरे रंग के कारण हम बता देते हैं कि पौधे जो हैं ये जीवित हैं, सजीव हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं। जैसे कलर्ड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो क्या होते हैं, उनकी पत्तियां दूसरे कलर की होती हैं। तो इनको कैसे हम बताएंगे कि ये जीवित हैं? समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। मतलब पहले छोटे थे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, बस उनकी पत्तियां क्या हैं, दूसरे कलर की हैं, हरी ना हैं। तो इस तरह से हम कह देंगे कि वो सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं। तो क्या है, हम सजीवों के बारे में ये कुछ मतलब प्रमाण देते हैं कि वो जो है सजीव कैसे हैं। तो इसमें पहला क्या है, वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां, जैसे कि वो बढ़ रहे हैं या फिर कोई और गति, उसको हम देते हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। लेकिन जैसे कुछ टाइम बाद पौधे क्या है, उतने पे ही रुक जाते हैं, उससे बड़े नहीं होंगे। तो कैसे हम बताएंगे कि ये जो है जीवित हैं? कुछ जंतु सांस लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव होते हैं। ऐसे ही क्या है, कुछ जंतु हैं जो सांस लेते हैं, मतलब जिनमें वो श्वसन कर रहे हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट नहीं होती, लेकिन वो गति नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ता कि वो गति कर रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सजीव ही होते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या है, अगर कोई कह रहा कि वो गति कर रहा है, तो क्या है, वो इसका प्रमाण नहीं है कि वो सजीव ही हो। कोई भी चीज़ गति कर सकती है। जैसे क्या है, गाड़ियाँ क्या है, चलती रहती हैं, तो क्या है, हम उसको सजीव बोल सकते हैं? वो सजीव तो नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती। और क्या है, ऐसे ही क्या है, कुछ गतियाँ हैं जो हमको आँखों से उसको देख नहीं सकते, बहुत ही छोटी छोटी गतियाँ। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, जैसे कि हम क्या है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे अणु जो है वो गति करते रहते हैं।
क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं? तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑक्सीजन क्या है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। तो किसी भी व्यवसायी से भी करेंगे तो वो भी क्या कहेगा कि ये ज़रूरी होती हैं। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। ऐसे क्या है, जो विषाणु होते हैं, मतलब जिसको हम वायरस बोलते हैं, वो क्या है, उनमें आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव हैं या निर्जीव। वायरस जो कि जिसको हम विषाणु बोलते हैं, ये क्या है, इनको ना ही सजीव माना जाता है ना ही निर्जीव, मतलब ये दोनों के बीच में आते हैं। ये तभी सजीव होते हैं जब वो किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं, मतलब किसी और जीवित कोशिका के अंदर वो प्रवेश करते हैं, तभी वो जीवित होते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं, निर्जीव अवस्था में होते हैं। इसीलिए इसमें ये भ्रम है कि जो विषाणु है वो सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। तो ये क्या है, आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? इसको हम क्या है, पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि सजीव संरचना क्या है, वो सुसंगठित है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। उनमें क्या होते हैं, ऊतक हो सकते हैं, मतलब ऊतक क्या होता है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो कोशिका होती है। और कोशिका में भी क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, उनके बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कि क्या है, उसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब क्या करती हैं, वो सब कोशिका में होती हैं। और कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या हैं, ऊतक बनाते हैं। और ये बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सजीव की यह संगठित सुव्यवस्थित संरचना क्या है, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण, मतलब इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है, उसके कारण ये धीरे धीरे विघटित होती रहती हैं। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, और अगर ऐसा ही उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता रहेगा तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो मर जाएंगे। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या है, जीवों के शरीर को क्या है, हमेशा लगातार क्या है, उनको रिपेयर करने की, उनकी मेंटेनेंस रखने की, अनुरक्षण क्या है, रख रखाव। तो उसके लिए जीवों में क्या है, बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। इसीलिए क्या है, वो क्या है, शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण ये अणु गतिशील रहते हैं। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए हम खोजते हैं। अब क्या है, ये जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, वही जो अभी हम पढ़ चुके हैं, जो जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हो, कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, इसके लिए क्या है, ये निरंतर होना चाहिए। मतलब जो जैव प्रक्रम प्रक्रिया है, ये हमेशा लगातार चलती रहती है। और जब हम सो रहे होते हैं या कक्षा में बैठे रहते हैं, उस समय भी ये अनुरक्षण का कार्य, मतलब मेंटेनेंस का काम हमेशा चलता रहता है। और यही सब प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में क्या है, मेन 4 तंत्र आते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, पोषण तंत्र होता है, दूसरा श्वसन तंत्र होता है, तीसरा उत्सर्जन तंत्र होता है, चौथा वहन तंत्र। ये चारों तंत्र मिलके हमारा जैव प्रक्रम बनाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो क्या है, जो जीवों में क्षति या टूट फूट होती है, केवल इसी के लिए अनुरक्षण नहीं होता, बल्कि क्या है, हमारे बहुत सारे कामों के लिए अनुरक्षण के ये जो जैव प्रक्रम है उसकी आवश्यकता होती है। और ये इसके काम करने के लिए क्या है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में। और ये ऊर्जा क्या है, एकल शरीर के शरीर से बाहर आती है, बाहर से आती है हमारे शरीर में। क्या है, हम इसको बाहर से लेते हैं। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो हम इस ऊर्जा को किस तरह से लें जिससे कि ये हमारे शरीर में अपना काम कर सके, उसके लिए क्या है, हमारे लिए एक प्रक्रम होना चाहिए। अब क्या है, हम भोजन लेते हैं, भोजन को क्या है, बाहर से लेते हैं, तो हम उसके लिए क्या होता है, हमारा पोषण तंत्र होता है। जो पोषण हम खाना भोजन लेते हैं उसके लिए पूरा तंत्र होता है, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं और ये पूरा अपना काम करते हैं। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। और क्या है, जीव में अगर शरीर उसकी बढ़ रही है तो उसके लिए भी क्या है, हमें बाहर से क्या है, कच्ची सामग्री जो हम भोजन के रूप में लेते हैं वो बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। तो बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, वो क्या है, कार्बन से ही बनी होती है। उसमें कार्बन मेन अंग होता है, तो ये कार्बन पर आधारित होते हैं। और अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी कार्बन पर आधारित हैं। और जीवन में हमारे जो शरीर है वो बहुत सारे पार्ट हैं वो कार्बन से ही बने होते हैं। इसलिए इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो क्या है, बहुत सारे जीव अलग अलग तरह का पोषण प्रक्रिया करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे जीव क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो सब में अलग अलग तरह के प्रक्रम चलते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये वाह स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण क्या है, किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं होता है। मतलब पूरा पर्यावरण में बहुत सारे जीव हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं, तो वो किसी एक ही जीव के नियंत्रण में नहीं होता। और इसके लिए क्या है, ऊर्जा के ये जो वाह स्रोत हैं उन्हें हमें विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हर एक जीव की अलग अलग उसकी जो है गुण होते हैं, अलग अलग तरह की उनकी क्रियाएं होती हैं, तो उनके आधार पे ये ऊर्जा भी उन्हें अलग अलग प्रकार के से लेनी पड़ती है। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। और जो हमारा शरीर है उसके अंदर क्या है, इन स्रोतों के लिए क्या होता है, उसकी टूट फूट के लिए, उसकी बनावट के लिए क्या है, इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। और जब इसका विघटन या निर्माण होता है तो क्या है, ये जो है एक समान स्रोत में टूट जाता है। मतलब जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, जब टूटता है तो क्या है, ग्लूकोज बनाता है जो सबसे छोटी यूनिट होती है। और ऐसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, टूट के अमीनो एसिड बनाता है। तो इस तरह से क्या है, ये जो है एक तरह के स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये ऊर्जा है ये क्या है, विभिन्न आणविक गतियों के लिए, जो हमारे शरीर में आणविक गति होता है, जो अणु क्या है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण के लिए, जो शरीर है जीवों का उनके रख रखाव, उनके मेंटेनेंस के लिए, और शरीर की वृद्धि के लिए, जो शरीर क्या है बढ़ रही है तो उसमें क्या है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो इसके लिए जो भी अणु की ज़रूरत होती है उसके निर्माण के लिए ये ज़रूरी होता है। इसके लिए
शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। और क्या है, शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो एक श्रृंखला के रूप में होती हैं। जैसे बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या है, उपचयन और अपचयन दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या है, अणु विघटित होते हैं, टूटते हैं। और किसके द्वारा? रासायनिक, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा क्या है, ये टूटते हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। और जो ये विघटन होता है, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो क्या हैं, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती हैं। जब ऑक्सीजन उसमें उपस्थित रहेगा कोशिका के अंदर, तब ये क्रियाएं होती हैं। तो और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन हमको क्या है, बाहर अपने पर्यावरण से मिलता है। और इसको ग्रहण करना मतलब कैसे हम ग्रहण करते हैं, और इस क्या है, कोशिका के अंदर जाके ये जो अपना रासायनिक क्रिया करती हैं और क्रिया करके क्या है, खाद्य पदार्थ का विघटन करती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसको तोड़ती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या है, हम जो है, ये जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसको क्या है, विघटित करने में सहायता करते हैं। कोशिका के अंदर उसकी सहायता करते हैं और इसकी उपस्थिति में ही ये क्रियाएं होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन भी क्या है, जो स्वतंत्र तंत्र है, ये भी क्या है, एक जैव प्रक्रम है। एक कोश की जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अगर एक कोश की जीव है, जैसे उसकी शरीर क्या है, केवल एक ही कोशिका की बनी है। ये क्या है, जैसे अमीबा है, अमीबा का पूरा शरीर क्या है, एक ही कोशिका का बना होता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, एक कोश की जीव होते हैं, उनमें क्या है, उनमें जो पोषण तंत्र है और श्वसन तंत्र है, ये सब क्या है, इसी एक सेल के अंदर हो जाती हैं। और ये क्या है, बाहर से क्या है, पूरे अपने जहाँ पे वो रहता है, जिस जगह पे वो उसी के संपर्क में रहता है। तो वहाँ से कोई भी चीज़ इसके शरीर के अंदर या शरीर से बाहर जो है आती जाती रहती है। और इसके लिए इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे हम लोगों के अंदर, हम लोग ह्यूमन हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो पोषण तंत्र हैं वो उसमें क्या है, बहुत सारे अंग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसका काम करते हैं। ऐसे श्वसन तंत्र में क्या होते हैं, उसमें भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो सब अपना अपना काम करते हैं। वो सीधे जो है अपने बाहरी पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहते हैं। लेकिन एक कोश की जीव क्या होता है, अपने बाहरी पर्यावरण के संपर्क में रहता है और इसमें गैसों का आदान प्रदान, जैसे इसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो ये बाहर से अपना ले लेते हैं इस सेल के अंदर या फिर बाहर निकाल देते हैं। भोजन उनको लेना है तो भोजन बाहर से ले लेंगे और जो बचा हुआ पदार्थ रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल होता है, तब क्या होता है, तो इसमें भी पूछा गया है कि अगर किसी के शरीर का आकार, जैसे ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक कोश की जीव होते हैं, लेकिन बहुकोश की जीव क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो इनका शरीर का आकार बढ़ता है तथा शरीर अविकल्प अधिक जटिल होता है और इनके शरीर की बनावट जो होती है बहुत ही जटिल होती है। तो ये अपना भोजन कैसे लेते हैं, अपना जो गैस है उसका आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो बहुकोश की जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो जो साधारण विसरण है, विसरण क्या होता है, जैसे कोई भी कोशिका है, अमीबा की जैसे कोशिका है, ये एक कोश की होती है। तो ये क्या है, विसरण के द्वारा इसके शरीर से ये जो बाहर की लेयर होती है, इससे क्या है, कोई भी चीज़
अंदर जाती है या बाहर जाती है। तो इसको क्या है, साधारण विसरण बोलते हैं। मतलब एकदम साधारण होता है कि ये जिस चीज़ की ज़रूरत उसको होती है उसका शरीर उसको ले लेता है और नहीं ज़रूरत होती उसको बाहर निकाल देता है। तो ये साधारण विसरण में आता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें क्या है, साधारण विसरण से इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो कोशिका है वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे इस तरह से क्या है, उनकी जो कोशिकाएं हैं ऐसे टिश्यू बनाती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, अब एक कोशिका होती तो वो बाहर के संपर्क में होती है। अब यहाँ जो बीच वाली कोशिकाएं हैं वो कैसे पर्यावरण के संपर्क में होंगी? तो इसके लिए इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं और इसमें बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं जो कि इस काम के लिए ज़रूरी होते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। हम क्या हैं, पिछली क्लास में भी पहले भी पढ़ चुके होंगे कि क्या होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। विशिष्टीकृत मतलब जो स्पेशल अंग होते हैं, जैसे कि क्या है, भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, पोषण तंत्र होता है, और हमें सांस लेने के लिए क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। ऐसे ही क्या है, जो विशिष्टीकृत अंग हैं, अंग क्या है, जैसे कि हम भोजन के लिए क्या है, खाना जो लेते हैं वो मुंह से हमारे जो ओइसोफेगस है उसमें जाता है, फिर हमारे पेट में जाता है, फिर हमारी आंतों में जाता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इस तरह के विशिष्ट अंग होते हैं। और ये विशिष्टीकृत अंग क्या हैं, ऊतकों से बने होते हैं तथा इनके शरीर का संगठन, इससे भी आप लोग परिचित होंगे, इसका भी आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। तो क्या है, जो भोजन हम लेते हैं या ऑक्सीजन जो लेते हैं उसके लिए क्या होता है, विशिष्टीकृत ऊतक काम करते हैं। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जैसे कि हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारे पोषण तंत्र में, हमारी आंतों में पच जाता है। अब आंतों में पचने के बाद केवल वहीं आंतों को ही तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसकी ज़रूरत पूरे शरीर को होती है। शरीर में क्या है, हमारे हाथ पैर, हमारा जो दिमाग है, हमारे बहुत सारे अंग हैं, तो सब में उसकी ज़रूरत होती है। तो अब भोजन आंतों से जो है पूरे शरीर में कैसे जाएगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है नाक के द्वारा। तो फेफड़े से वो क्या है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन क्या है, सभी कोशिकाओं को उसकी ज़रूरत होती है, सभी कोशिकाओं में उसकी ज़रूरत रहती है। तो वो क्या है, वो सारी कोशिकाओं में किस तरह से पहुँचे, तो इसके लिए भी इसको एक अलग से अंग की ज़रूरत होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, भोजन जो है एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन है, पचा हुआ भोजन है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पूरे शरीर में जो पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, वहन तंत्र के द्वारा। वहन तंत्र जैसे कि क्या होता है, हमारा जो खून होता है वो क्या है, और हमारा हृदय क्या करता है, वो पंप करके पूरे शरीर में जो ब्लड है हमारा उसको पहुंचाता है। तो उसी ब्लड के द्वारा ही ये जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है। और इसी के द्वारा जो भोजन है, भोजन का पचा हुआ जो भाग होता है, जो अवशोषित किया जाता है कोशिकाओं द्वारा, वो क्या है, पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है उसको। जब रासायनिक अपक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। तो क्या है, जैसे कि हम भोजन खा लिया और खाने के बाद क्या है, भोजन पच गया, पचने के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें बचती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होती। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या है, हमारे
शरीर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए और उसकी हमारे शरीर में कोई ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्या होती है, पेड़ पौधों को होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं और जीवों में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या है, हमारे लिए हानिकारक होते हैं और अनुपयोगी होते हैं, तो इसको शरीर से बाहर निकालना होता है। इन अवशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारे शरीर में जो तंत्र होता है उसको क्या है, उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन मतलब जिससे कि हमारे शरीर से जो भी अनुपयोगी चीज़ें वो शरीर से बाहर निकलें। यदि बहुकोश की जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होती है। और क्या है, अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र में हमारी जो आती हैं वृक्क आता है, वृक्क जिसको हम किडनी बोलते हैं। अब ये किडनी तक कैसे जो है, जो अनुपयोगी चीज़ें हैं वो कैसे पहुंचेंगी, उसके लिए क्या होता है, ये परिवहन तंत्र ही काम करता है। जो परिवहन तंत्र है वही क्या है, उसको जो भी हमारा अनुपयोगी चीज़ है वो उसको वहाँ तक उत्सर्जन ऊतक तक पहुँचाती हैं। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब क्या है, हम इसके जो आवश्यक प्रक्रम, जो प्रक्रम है उसके जो भाग हैं उसको हम पढ़ते हैं। इसमें पहला क्या होता है, पोषण। पोषण क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें ऊर्जा की ज़रूरत तब भी होती है जब हम कुछ काम नहीं करते, बैठे रहते हैं या सोते रहते, तब भी हमें क्या है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। और हमारी वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए और हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन संश्लेषण मतलब बनना, उसका निर्माण करना, तो प्रोटीन जो बनती है इन सब के लिए भी हमें क्या है, बाहर से कुछ पदार्थों की ज़रूरत होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन कहलाता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ हम ऊर्जा के रूप में लेते हैं, जिस स्रोत के रूप में लेते हैं, उसे ही हम क्या, भोजन कहते हैं। जो हम खाने में जो भी चीज़ें खाते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब ये पूछा गया कि सजीव जो हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, उन्हें भोजन कहाँ से मिलता है। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। जो सामान्य चीज़ें हैं ऊर्जा के लिए वो तो सभी जीवों में एक ही होती हैं, एक ही तरह की होती हैं, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ जीव क्या है, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये क्या है, अकार्बनिक स्रोत से ही वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और जल के रूप में ये सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो H2O होता है उसके साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या, स्वपोषी कहा गया है। जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। और ये जो स्वपोषी होते हैं, इसमें सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं सब क्या है, स्वपोषी होते हैं। और कुछ जीवाणु मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। और क्या है, जो जीव होते हैं वो जटिल पदार्थ यूज करते हैं, मतलब बहुत ही
बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको यूज करते हैं, और इसको क्या है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। बड़े अणु क्या है, हमारे कोशिकाएं जो हैं उसको अवशोषित नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उसको तोड़ने की ज़रूरत होती है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। और जो ये बड़े अणु हैं उनको तोड़ने के लिए, छोटे छोटे भाग में तोड़ने के लिए क्या है, एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये एंजाइम ही क्या है, उनको सहायता देता है इसको छोटे में तोड़ने में। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो विषमपोषी जो मतलब अपना भोजन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप में मतलब डायरेक्टली, या परोक्ष रूप इनडायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे, या फिर घूम फिर के वो क्या है, वो विषमपोषी जो हैं वो स्वपोषी पर ही आश्रित होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। इसमें कौन आता है, जंतु आते हैं और कवक। जंतु जितने भी एनिमल्स हैं, और कवक क्या हैं, जो फंजाई होते हैं। ये सब क्या हैं, विषमपोषी होते हैं। अब स्वपोषी क्या है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी जीव क्या करते हैं, जो कार्बन है वो ऊर्जा जो उनको मिलती है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण से मिलती है। वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक तरह का काम है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये क्या है, बाहर से जो भी पदार्थ लेते हैं उसको ऊर्जा के रूप में उनके अंदर इकट्ठा कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, और जो वो बाहर से पदार्थ लेते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये क्या है, पौधे जो हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसको ले करके किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, जब दिन होता है, दिन में क्या है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, उस सूर्य की रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और जो कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, उनकी पत्तियों में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जब आप अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो इसकी उपस्थिति में ये क्लोरोफिल ही है जो कि सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और इससे क्या है, वो अपना जो खाना होता है उनका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे हमको क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। पौधे क्या हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट वो खुद ही बनाते हैं और उसी से उनको ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। क्या है, पौधे क्या है, अब भोजन बना रहे हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा भी बन जाता है, तो क्या उसको क्या है, मंड के रूप में, मंड क्या है, स्टार्च से हम सुने होंगे कि पौधे क्या है, स्टार्च के रूप में अपने भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे ही मंड बोलते हैं। मंड के रूप में वो अपने अंदर संचित कर लेते हैं। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। ये क्या है, जो वो मंड लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो क्या है, उनकी आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, मतलब उनके शरीर में इकट्ठा रहता है। जब उनको ज़रूरत होती है, जब वो भोजन नहीं बना पाते हैं या कोई भी उनको परेशानी होती है, तो वो उसको अपने ऊर्जा के रूप में यूज कर लेते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में
व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। और हमने पढ़ा भी होगा कि क्या है, हम जैसे एनिमल्स हैं, जंतु हैं, ये क्या हैं, इनके शरीर में जब भोजन जैसे हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो क्या है, वो भोजन जितना ज़रूरत होता है काम में के लिए उतना यूज हो जाता है, और जो बचा रह जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे जो यकृत होती है, जो लीवर होता है, यकृत मतलब लीवर, उसमें इकट्ठा रहता है। और जब हम जैसे हम एक दिन अगर खाना नहीं खाते हैं, हमारा व्रत होता है, तो क्या है, यही जो ग्लाइकोजन है, यही क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ग्लाइकोजन क्या है, फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज में बदल के हमको ऊर्जा देता है। तो इसी तरह से पौधों में क्या है, मंड जो है एकत्रित होता है, संचित होता है, उनको ऊर्जा बाद में ऊर्जा देने के लिए जब उनको ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है। अब ये यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये क्या है, एक पत्ती की संरचना है, पत्ती का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये मेन इसका जो होता है मध्य सिरा होता है, जो मोटी वाली लाइन ऐसे पत्ती में जाती है पूरी, वो क्या है, मध्य सिरा होता है। ये क्या है, पर्णपटल, मतलब जो ये हरा और भाग होता है ये होता है। और ऐसे पत्तियों में क्या ऐसे निकली रहती हैं इस तरह की, ये क्या होती हैं, सिरा कहलाती हैं। और इसमें जो है ये फ्लोएम, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है और जाइलम होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या है, संवहन बंडल बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को। और इसमें क्या है, जैसे आधे भाग में क्या होता है, ऐसे फ्लोएम होता है, आधे में जाइलम होता है। अब फ्लोएम और जाइलम का भी अपना काम होता है। फ्लोएम क्या है, भोजन को जो है इसके पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाता है। पेड़ पौधे में जहाँ बनता है वहाँ से पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है जल को पहुंचाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे पेड़ पौधों में पहुंचा देता है। इसके नीचे क्या है, ये हरित लवक, यही क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इसी कोशिका के अंदर होता है। बीच बीच में क्या होते हैं, वायुकोश होते हैं, खाली जगह, जिसको हम क्या वायुकोश बोलते हैं। और ये क्या होती है, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं क्या है, यहाँ पे जो रंध्र होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र, ये क्या यहाँ से खुला रहता है, यहाँ से खुला हुआ स्ट्रक्चर, ये रंध्र होता है। यहीं से पत्तियाँ क्या है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और बाहर निकालती हैं। और इसके जो साइड साइड में यहाँ पे क्या होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। इसी द्वार कोशिका की सहायता से ही ये खुलते और बंद होते हैं। अब ये रंध्र क्या है, जब पत्तियों को ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो ये खुल जाती हैं, और ज़रूरत नहीं रहती तो ये बंद रहती हैं। ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा है, ये ऊपरी बाह्य त्वचा। अब ये पत्ती का पूरा ये उसका अनुप्रस्थ काटा गया है, पत्ती की ऐसे पतले पतले स्लाइस काट के उसको क्या है, हम इसका प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल करते हैं तो इसे हम इस तरह से देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह की संरचना दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे अब ये फोटोसिंथेसिस जो पूरी प्रक्रिया है वो दिखाया गया है। जो रासायनिक सूत्र होते हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर है, जल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, CO2 का 6 भाग और जल का 12 भाग ये पौधे लेते हैं। और लेने के बाद क्या है, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और इसके साथ साथ क्या बनता है, इसमें ऑक्सीजन भी बनता है और वाटर भी बनता है, जल भी बनता है। तो 6 भाग इसमें ऑक्सीजन बन जाता है और 6 भाग जल भी बन जाता है। अब ये जो है पूरी एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, और ये ही पूरा क्या होता है, उस पत्ती के अंदर होता है। पेड़ पौधे क्या है, जो अपना भोजन बनाते हैं वो पत्तियों में ही बनाते हैं, तो उसमें ही ये इस तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब हम
देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या क्या प्रक्रम, क्या क्या प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होती है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है वो प्रकाश ऊर्जा, जो सूर्य की रोशनी है, उससे ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। फिर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये प्रकाश ऊर्जा होती है जो प्रकाश के रूप में आती है, अब इसको क्या है, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर रासायनिक क्रियाएं होंगी तो उसको, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और जो जल होता है H2O, और ये क्या है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब उसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। फिर क्या होता है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है, जो CO2 है वो C6H12O6 में बदल जाता है और ग्लूकोज बना लेता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भुत पौधों रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये क्या है, ये क्रिया जैसे एक बार एक कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज बन गया, फिर दोबारा बन गया, फिर दोबारा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उसमें ये क्रियाएं होती रहें। जैसे कि मरुद्भुत पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, केवल रात्रि में, रात के टाइम पे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। अब इनमें क्या हो, आधा जो क्रिया हो गई रात में हो गई, आधी जो है जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तब हो जाएगी। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। फिर क्या है, जैसे आधी क्रियाएं रात में ही हो गई, आधी दिन में कर लेते हैं, तो इस तरह से इनका भोजन बनता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, जब हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो काट के उसको जब सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। तो जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, कुछ में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, हरे हरे उसमें जो डॉट बनी होती हैं वो दिखाई देती हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं और इस हरे बिंदु को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। आइए हम इस एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब ये क्रिया दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल जरूरी होता है। बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। अब हम क्या है, एक गमला लेते हैं, गमले में जैसे मान लो उसमें मनी प्लांट लगा है या क्रोटन का पौधा लगा है, उसको ले लेते हैं। पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। तो क्या है, पौधे को 3 दिन तक हम किसी अंधेरे कमरे में रखते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना पड़े, और जो मंड क्या है, जो उसका जो वो स्टोर करके रखता है अपने फूड को, जो ज़्यादा फूड बना लेता है उसको स्टोर करके रखता है, तो वो जो स्टोर किया हुआ फूड है उसका पूरा ख़त्म हो जाए तब तक उसको अंधेरे में रखते हैं। अब वो उजाले में नहीं आएगा तो क्या है, वो अपना और अधिक फूड नहीं बना पाएगा और अधिक खाना नहीं बना पाएगा, तो क्या है, उसका सारा जो मंड है वो यूज हो जाएगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। फिर 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद इसको 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कर लीजिए। अब इसकी क्या है, एक पत्ती को हम तोड़ लेते हैं और इसमें जो है पत्ती को ऐसे कागज़ पे रख के उसमें ऐसे ट्रेस कर लेते हैं कि इस तरह से उनमें कहाँ कहाँ पे हरा कलर दिख रहा है, हरे रंग की बिंदु दिख रही है। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। अब एक
गैस पे क्या है, पानी रख के उबाल लीजिए। उसमें क्या है, उस पत्ती को डाल दीजिए कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। अब एक बीकर लेके उसमें अल्कोहल डाल दीजिए और इसी अल्कोहल में उस पत्ती को डाल दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि अल्कोहल उबलने लगे। अब इसको क्या है, जल उष्मक में रखते हैं। जल उष्मक रख के क्या है, इसको उबालते हैं और गर्म करते हैं, और तब तक गर्म करेंगे जब तक ये उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, तो जब हम इसको अल्कोहल में डाल के उबालेंगे तो इसकी पत्ती का रंग क्या होगा, वो बदल जाएगा। विलयन का रंग कैसा हो जाता है, और इसके क्या है, जो विलयन इसमें जो भी अल्कोहल है वो उसका रंग क्या हो जाएगा। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए इस पत्ती को क्या है, तनु विलयन और सांद्र विलयन, दो तरह का विलयन होता है। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के उसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, और सांद्र विलयन क्या होता है, जो कि एकदम प्योर जो विलयन होता है वो होता है। और तनु विलयन में थोड़ा सा हम उसमें पानी डाल के उसको हल्का करते हैं। फिर पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को डालिए। फिर क्या है, उस विलयन से कुछ मिनट के लिए इसको डालते हैं, फिर उसको बाहर निकाल के उसको आयोडीन को धुल लेते हैं। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। फिर जो हम पेपर पे रख के इसको ट्रेस किए से उसके दोनों पत्तियों की तुलना करते हैं। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे ये पत्ती दिया गया है। यहाँ क्या है, सबलित पत्ती है। पहले क्या है, मंड परीक्षण से पहले इस तरह की दिखती है हमें हरे कलर की, और उसके बाद क्या है, मंड परीक्षण के बाद ये इस तरह से पत्ती दिखती है, ये इस कलर में। तो ये क्या है, इसका जो है कलर बदल जाता है पत्ती का। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो है, हम जब उसको अंधेरे में, जब उसका जो मंड है जो अवशोषित हो जाता है पहले से, तो वो फिर पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो फिर से अपनी पत्ती में भोजन बना सके। अब हम ये रंध्र, यहाँ पे क्या है, फिगर में रंध्र दिया गया है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। ये इसमें द्वार कोशिकाएं, जो भी हम इसके पहले फिगर देख चुके हैं, तो इसमें क्या है, द्वार कोशिकाएं होती हैं, और रंध्र ये छिद्र होता है, स्टोमेटल अपर्चर, मतलब ये बीच की जगह ये खुलता है और बंद होता है। और यहाँ पे क्या है, जो द्वार कोशिकाएं होती है उसमें क्या हरित लवक पाया जाता है। ये क्या है, खुला हुआ स्ट्रक्चर। जब रंध्र खुला रहता है तब इस तरह से दिखाई पड़ता है, और जब बंद हो जाता है तो ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। मतलब ये इसके बहुत ही कम हो जाती है जगह, और ये बहुत ही बड़ा हो जाता है तो खुल जाता है। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस जो है आदान प्रदान करते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेंगे। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये क्या है, पत्ती की सतह पे जब पत्ती होती है उसके नीचे क्या है, छोटी छोटी छिद्र होते हैं, वहीं पे क्या है, ये रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है जिसमें ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें क्या है, ये इसी रंध्र जो सूक्ष्म छिद्र जिसको हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, उसी से ये अपना गैस एक्सचेंज करते हैं, अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि जो
ये केवल इसी छिद्र से ही नहीं होता, बल्कि तने से भी होता है, जड़ से भी होता है और पत्तियों से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, और इन ये रंध्र खुलते हैं, उससे क्या है, जल भी क्या है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। तो इस क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पर्याप्त मात्रा में पत्तियों में हो गई, तो क्या है, ये पौधे क्या करते हैं, इस छिद्र को बंद कर देते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। तो ये छिद्र जो खुलते हैं और बंद होते हैं, किसके द्वारा, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उसी के द्वारा ये खुलते और बंद होते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। तो ये खुलती कैसे हैं, जो द्वार कोशिकाएं हैं, जब इसमें जल अंदर ज़्यादा हो जाता है, और ये द्वार कोशिकाएं जो हैं, जैसे ये इस तरह से हैं, ये द्वार कोशिकाएं क्या हैं, ऐसे हैं, पहले तो बंद हैं, अब ये बंद हैं तो क्या है, यहाँ पे कम है। अब इसमें जब पानी ज़्यादा भर जाता है, जब जल इसमें आ जाता है, तो ये द्वार कोशिकाएं क्या है, ऐसे फूल जाती हैं, इस तरह से फूल जाती हैं, और ये रंध्र क्या है, खुल जाता है जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है फूलने पे। तो इसमें यही बताया गया है कि जब द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और खुल जाती हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं, और जब ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, मतलब उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसमें क्या है, द्वार कोशिकाएं ये इसमें खुली हुई हैं और इधर वाले में बंद हैं। ये क्या है, बंद है और ये खुला है, मतलब ये बाहर से फूल जाती हैं और ये अंदर दब जाती हैं। तो इसका खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करता है, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि कब ये खुलेंगी और कब बंद होंगी। अब यहाँ ये दूसरी एक्टिविटी दिखाई गई है, दूसरा क्रियाकलाप। ये क्या है, लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए, मतलब 2 गमला लेते हैं और उसमें क्या है, जो पौधा लगा हो वो समान आकार का हो। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। अब दोनों पौधों को क्या है, अलग अलग कांच पट्टिका पर रखते हैं। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। जैसे एक गमले के पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें किसी चीज़ में करके रख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो CO2 होता है उसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। अब दोनों को क्या है, अलग अलग बेल जार से ढक देते हैं। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है, मतलब उसमें नीचे जो कांच पट्टिका है और जहाँ पे ये ऐसे कांच पट्टिका और इसके इन दोनों के बीच में क्या, यहाँ पे वैसलीन लगा देते हैं, जिससे कि इसमें हवा जो है इसके अंदर न जा सके। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए और उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। अब जैसे हम क्रियाकलाप पहला वाला किए थे, वैसे ही उसके बाद ये दूसरा वाला करेंगे और उसमें मंड की उपस्थिति को पता करेंगे। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या दोनों पत्तियां जो हैं मंड की उपस्थिति दर्शाएंगी, मतलब उसमें समान मात्रा में जो मंड होता है वो इकट्ठा रहता है या दोनों में अलग अलग। तो इसमें ये दिया गया ये फिगर है, इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ
यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है और दोनों पौधों को क्या है, बेल जार से ऐसे ढक दिया। नीचे क्या है, ये कांच पट्टिका लगाई गई है। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कोई भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा गया है, केवल इस वाले में रखा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों में क्या है, जो मंड की उपस्थिति है वो समान मात्रा में होगी। तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको CO2 को अवशोषित कर लेगा, जो इसमें से CO2 निकलेगी, तो वो क्या है, फिर जो है पौधे इसको ले नहीं पाएंगे। तो इसमें किस तरह से ये बनेगा, तो दोनों में जो मंड की उपस्थिति है वो अलग अलग तरह से होगी। उपरोक्त दो क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दोनों जो क्रियाकलाप हैं उसमें क्या है, कोई ऐसा प्रयोग है जिसमें ये पता चल सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। जो स्वपोषी पौधे हैं वो अपने ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उन्हें ऊर्जा कैसे मिलती है। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे उनका शरीर जो बन रहा है उसके लिए भी उन्हें जो कच्ची सामग्री, जो भोजन है, उसकी ज़रूरत होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी की उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। जैसे क्या है, पौधे जो जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो जल उनको कहाँ से मिलता है, जल जो है जड़ों द्वारा जो जड़ मिट्टी में जो जल होता है उसको जड़ द्वारा वो अवशोषित कर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी के लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें भी क्या है, पौधों के लिए आवश्यक होती हैं। और ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में के स्ट्रक्चर के लिए, जो प्रोटीन बनता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और कई अन्य यौगिकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। मतलब इससे पौधे क्या है, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में ही लेते हैं। इसको डायरेक्ट क्या है, नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। नाइट्रेट जो है NO3 और नाइट्राइट NO2, इसको क्या है, नाइट्राइट बोलते हैं और इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो पौधे जो हैं इसको नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, इसको क्या है, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में ही यूज करते हैं। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। मतलब ये उस कार्बनिक पदार्थ के रूप में लेते हैं जिससे क्या है, जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, स्वपोषी जो है कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ें। अब इसके आगे का जो विषम पोषी है इसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू।